तो मोनोसेकेराइड का पार्ट कंप्लीट करने के बाद में सेकंड पार्ट में हम आते हैं आपका डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट जो है ना, जैसे क्लासिफिकेशन के दौरान हमने आपको बताया था कि हम आपका कार्बोहाइड्रेट को आपका 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 में मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट, जिसको जस्ट अभी हमने पार्ट 1 में आपको पूरा डिटेल में बताया है, और नंबर 2 जो आता है उसको अपन बोलते हैं डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट के बारे में अपन अब डिस्कस करेंगे। और थर्ड पॉइंट जो होता है वो होता है आपका ओलिगोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट। ओलिगोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट एंड फोर्थ पॉइंट होता है आपका पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट कॉमनली हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 मोनोसेकेराइड, नंबर 2 डाइसेकेराइड, नंबर 3 ओलिगोसेकेराइड और नंबर 4 इज पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट को भी हम अगेन 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होमो पॉलीसेकेराइड और दूसरा हेट्रो पॉलीसेकेराइड। होमो पॉलीसेकेराइड का मतलब होता है जिसमें सेम यूनिट ऑफ शुगर की रहती हैं, और हेट्रो में जो है यूनिट ऑफ शुगर जो है ना वो चेंज हो जाती है। कहीं फ्रक्टोज आ जाता है, कहीं ग्लूकोज आ जाता है, कहीं राइबोस आ जाता है, कहीं टेट्रोज आ जाता है लिंकेज में। तो इस तरह से जहाँ यूनिट शुगर की लिंकेज में चेंजेस आते हैं उनको हम बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक आपका पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट, हेट्रो पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट। और होमो पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट में आपका जो शुगर की यूनिट है सेम रहेगी। अब इफ़ दे कंटेन ग्लूकोज देन ग्लूकोज ऐसा आपका लिंकेज में चलता चला जाएगा। और हेट्रो में कोई ज़रूरी नहीं कि ग्लूकोज के बाद में ग्लूकोज आए, उसके बाद में वो फ्रक्टोज से भी लिंक हो सकता है, वो राइबोज से भी लिंक हो सकता है। इस तरह से बेसिक क्लासिफिकेशन के आधार पर हमने आपका कार्बोहाइड्रेट को 4 पार्ट में डिवाइड किया। मोनोसेकेराइड आई हैव डेल्ट इन डिटेल, वो उसको अपन बात नहीं करते हैं। डाइसेकेराइड को भी हमने आपको फर्दर डिटेल में आपको बताया है, और उसमें 3 तरह की शुगर के बारे में हमने डिटेल में बता दिया है। अब अपन मुख्य रूप से भी विल डिस्कस अबाउट ओलिगोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट। ओलिगोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट में वो कार्बोहाइड्रेट है जिसमें जो शुगर की यूनिट है, जो मोनोसेकेराइड की यूनिट है, वो 3 से 10 के बीच में रहती है। डाइसेकेराइड में 2 कार्बोहाइड्रेट 2 यूनिट शुगर होती है, जैसे कि आपका हमने लैक्टोज का एग्जाम्पल दिया, माल्टोज का एग्जाम्पल दिया और सुक्रोज का एग्जाम्पल दिया। इनमें 2। इसके बाद में आपका जो आपका ओलिगोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, उसमें ओलिगोसेकेराइड में 2 से ज़्यादा यूनिट रहती हैं, मतलब 3, और 3 से 10 के बीच में जो आपके जो शुगर की जो लिंकेज है उनको हम ओलिगोसेकेराइड के मतलब वर्ग में रखते हैं। और 10 से ऊपर जो आपकी सुक्रोज जो शुगर की यूनिट्स होती हैं उनको हम पॉलीसेकेराइड के कॉलम में रखते हैं। और पॉलीसेकेराइड को हम अगेन 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और उसको एक को हम बोलते हैं होमो पॉलीसेकेराइड, दूसरे को बोलते हैं हेट्रो पॉलीसेकेराइड। तो लेट अस कम अगेन इन डिटेल्स रिगार्डिंग डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट। डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट में हमने आपको बताया था कि इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल आता है लैक्टोज का। लैक्टोज इट इज़ ए मिल्क शुगर। दूध में जो शुगर होती है नेचुरल शुगर, वैसे दूध में शुगर आप अलग से जानते हैं जिसको अपन बोलते हैं केन शुगर, शक्कर मिलाते हैं उस टाइप का, वो केन शुगर है, उसकी केमिस्ट्री अलग होती है। लेकिन दूध में जो ओरिजिनल आपको शुगर नेचुरल मिलती है, प्राकृतिक रूप से मिलती है, उस शुगर को हम बोलते हैं लैक्टोज। और लैक्टोज जो में है ये डाइसेकेराइड है। डाइसेकेराइड का मतलब होता है कि 2 मोनोसेकेराइड आपस में आके जुड़ के एक आपका ग्लाइकोसाइड लिंक बनाते हैं, और उनको अपन मतलब बोलते हैं
ग्लाइकोसाइड, तो डाइसैकेराइड ग्लाइकोसाइड कार्बोहाइड्रेट। तो इस तरह से आपका लैक्टोज जो है उसमें एक यूनिट ग्लूकोज होती है और दूसरी यूनिट गैलेक्टोज होती है। गैलेक्टोज आपका एक नया वर्ड है, अपनी आइसोमर्स है ग्लूकोज का। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को की केमिस्ट्री आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसके आपका नंबर 5 कार्बन एटम पर जहाँ आपका हाइड्रोजन है उसकी जगह आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाता है और उसके जो आइसोमर्स हैं उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के चेंज से दोनों आइसोमर्स बन जाते हैं। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों एक ही चीज़ है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, फंक्शनल केमिस्ट्री उनकी अलग है, केवल वो आइसोमेरिज्म उसमें आता है। तो लैक्टोज जो है डाइसैकेराइड शुगर का एक एग्जाम्पल है। इसमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपका β14 ग्लाइकोसाइड यूनिट से जुड़ जाते हैं। β14 ग्लाइकोसाइड का मतलब होता है कि ग्लूकोज का आपका 1 नंबर का कार्बन एटम और गैलेक्टोज का 4 नंबर का कार्बन एटम में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उससे एक वाटर मॉलिक्यूल आउट हो जाता है तो ऑक्सीजन ब्रिजिंग बन जाती है। और ऑक्सीजन ब्रिजिंग से एक तरफ ग्लूकोज है एक तरफ फ्रक्टोज है और दोनों जुड़े हुए हैं और दोनों मिलकर के आपका ये लैक्टोज बनाते हैं। और इस तरह से लैक्टोज को हम डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं और ये आपकी एक तरह की रिड्यूसिंग शुगर है। सेकेंड और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल आपको डाइसैकेराइड शुगर का देते हैं, दैट इज नोन एज माल्टोज। माल्टोज में भी दो मोनोसैकेराइड यूनिट रहती है। नंबर 1 एक उसमें ग्लूकोज रहता है और सेकेंड नंबर पर उसका भी ग्लूकोज, मतलब 2 ग्लूकोज की यूनिट आपस में ग्लाइकोसाइड बाइंडिंग से, जैसे हमने बताया कि मतलब जो है एक ऑक्सीजन ब्रिजिंग से दोनों यूनिट और उनका जो कार्बन एटम है, पहले ग्लूकोज का नंबर 1 कार्बन एटम और दूसरे ग्लूकोज का नंबर 4 कार्बन एटम, एक यूनिट ये है एक यूनिट ये है, ये आपस में लिंक होगी तो इसका नंबर 1 कार्बन एटम और दूसरे यूनिट का नंबर 4 कार्बन एटम आपस में जुड़ जाएंगे ऑक्सीजन ब्रिजिंग से और उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल आउट हो जाएगा। इस तरह से देयर इज फॉर्मेशन ऑफ माल्टोज, ठीक है ना। तो ये रिड्यूसिंग शुगर डाइसैकेराइड रिड्यूसिंग शुगर में लैक्टोज एंड माल्टोज दो हमने आपको एग्जांपल दिए। इसके बाद में आपका यहाँ पर एक चीज़ और क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको बता दें कि कई बार क्या होता है कि प्रेग्नेंट मदर या आपका फीडिंग बेबी जो होती है, ऐसी माताएं जो प्रेग्नेंट जो आपका बच्चे को दूध पिलाती हैं, कभी आप उनका यूरिन एग्जामिनेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें शुगर आती है, जबकि वो पेशेंट डायबिटिक नहीं है। क्या प्रेगनेंसी के दौरान भी कई बार ये होता है कि शी वॉज नॉट प्रीवियसली डायबिटिक, लेकिन जब आपका 9 मंथ प्रेगनेंसी में उसको अपन ने टेस्ट किया तो उसमें शुगर आने लगी। अब झगड़े होने लगे, अरे साहब हमको तो कभी शुगर रही नहीं, आप कैसे, आपकी लेबोरेटरी कैसे काम करती है, हमको शुगर बता रही है। लैब में जो टेक्नीशियन ने टेस्ट किया है वो परफेक्ट टेस्ट किया है, पॉजिटिव दिया है उसमें, नथिंग इज रॉन्ग विथ इट। लेक ऑफ नॉलेज, हमको ये पता होना चाहिए कि जब जो प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं या जो मतलब फीडिंग बेबीज जिनकी मतलब माताएं दूध पिलाती हैं, उनके यूरिन में लैक्टोज जो है ना सीक्रेट होता है, लैक्टोज जो है ना एक्सक्रीट होता है और ये लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर के रूप में कई बार आपका बेनेडिक्स के साथ में ये रिडक्शन देती हैं और वो एक कंफ्यूज क्रिएट करती है। जब उसको हम क्रॉस कन्फर्मेशन के लिए ब्लड ग्लूकोज टेस्ट करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वो नियर अबाउट नॉर्मल आता है। इसका मतलब साफ है कि अपन को परफेक्ट नॉलेज ना होने से कई बार लैब में बहुत बड़े बड़े विवाद खड़े हो जाते हैं। तो ये रिड्यूसिंग शुगर लैक्टोज शुगर है और लैक्टोसूरिया नाम की एक डिसीज़ होती है जिसमें लैक्टोज जाता है और वो ग्लूकोज जैसा हमको रिडक्शन के रूप में मतलब पॉजिटिव टेस्ट देता है। तो ये चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद में आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट में, रिड्यूसिंग शुगर में लैक्टोज एंड माल्टोज है जो हमने बताया। अब नॉन रिड्यूसिंग शुगर में सुक्रोज है। कभी आप लैब में
जो शक्कर खाते के शुगर, जो गन्ने की से जो शक्कर बनती है उसको बेरिडिक सॉल्यूशन में डालना और उबालना, क्या कभी उसमें रिडक्शन आता है? क्या वो पॉजिटिव देता है? नहीं देता। तो केन शुगर जो है ना, जो डाइसैकराइड जिसको सुक्रोज बोलते हैं, इट इज़ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इट नेवर गिव्स पॉजिटिव रिजल्ट विथ बेरिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, नोट इट डाउन। और इसके बाद में अब ये रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों है? क्योंकि इसमें आपका जो फ्रक्टोज, जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के यूनिट आपस में जब ग्लाइकोसाइड लिंक बनाते हैं तो इसकी लिंकेज जो है ना, कार्बन एटम नंबर 1 और कार्बन एटम नंबर 2, 1 और 2 पर जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो आपस में जुड़ के बॉन्ड बनाते हैं, और जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसी की तो प्रॉपर्टी होती है, वही तो टेस्ट देता है। अगर फंक्शनल ग्रुप वहाँ से हट गया तो कोई टेस्ट नहीं आएगा। ग्लूकोज में जो फंक्शनल ग्रुप एक्चुअली आप जो लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं, इट इज़ द टेस्ट फॉर अल्डेहाइड और कीटोन, नॉट फॉर कार्बोहाइड्रेट। माने अल्डेहाइड और कीटोन जो है ना, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन फॉर ए पर्टिकुलर कंपाउंड, फॉर द गिवन कंपाउंड। तो यहाँ पे जो सुक्रोज है इसमें आपका जो जो एक और दो कार्बन एटम है जिसमें फंक्शनल ग्रुप रहते हैं, वो फंक्शनल ग्रुप वहाँ से हट जाते हैं और ऑक्सीजन ब्रिजिंग कर लेते हैं, इसलिए वो कभी भी शुगर को रिड्यूस नहीं करते। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट बिहाइंड द केमिस्ट्री ऑफ सुक्रोज। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट दी डाइसैकराइड कार्बोहाइड्रेट। मोनोसैकराइड कार्बोहाइड्रेट हमने आपको बताया, आप इतना पढ़िए, उसको ध्यान में रखिए, और इसके बाद में उसमें कोई क्वेश्चन आपको आता है तो आप कॉलेज आके डिस्कस कर सकते हैं। आप उस ग्रुप में लिंकअप देंगे तो उसमें आप हमसे पूछ सकते हैं। यू विल बी सेटिस्फाइड मोस्टली। आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगी, इतना आप ध्यान रखिए। क्या अगर आप कहीं वृक्ष के नीचे लेट जाएंगे और फल तुम्हारे मुंह में गिर जाएगा, ऐसा संभव नहीं। कोइंसिडेंस होता है, कभी धोखे से गिर भी जाता है, पर इट इज़ नॉट ऑलवेज। सो माइंड इट, यू आर मोस्ट वेलकम इन दी कॉलेज। आपको तरीके से पढ़ाई करना पड़ेगी। हम लोग वेल प्रिपेयर्ड हैं, कमर कस के तैयार हैं। आपको पूरी तरह से जितना हमको आता है हम आपको देंगे, लेकिन आपको मेंटली फिजिकली प्रिपेयर होना पड़ेगा। इस कोर्स में आपको अपना टाइम वक्त देना पड़े, मेहनत करना पड़ेगी। देन ओनली यू विल बी ए गुड टेक्नीशियन, विल गो आउटसाइड, और इस कॉलेज का भी नाम होगा और आपका भी उद्धार होगा। अब हम आते हैं आपके लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉलीसैकराइड कार्बोहाइड्रेट। पॉलीसैकराइड कार्बोहाइड्रेट को, जैसा कि हमने आपको बताया कि पॉलीसैकराइड कार्बोहाइड्रेट को हमने पुनः सबसे पहले ये देख ली, पॉलीसैकराइड कार्बोहाइड्रेट में आपका मोनोसैकराइड कार्बोहाइड्रेट की कितनी यूनिट होती है। ओलिगोसैकराइड कार्बोहाइड्रेट है, हमने डिस्कस कर दिया है, लेकिन हम फिर से थोड़ा उसके बारे में बता देते हैं कि मोनोसैकराइड एक पार्ट हो गया, डाइसैकराइड अभी हमने डिस्कस किया। इसके बाद में थर्ड पार्ट पे आता था ओलिगोसैकराइड। ओलिगोसैकराइड का मतलब होता है जिसमें 3 से लेके 10 आपकी मोनोसैकराइड की यूनिट आपस में जुड़ी रहती है। 3 to 10 यूनिट्स ऑफ शुगर आर ज्वाइंड टुगेदर बाय द ग्लाइकोसाइड लिंकेज, दे आर नोन एज दी ओलिगोसैकराइड। और ओलिगोसैकराइड में आप देखेंगे कि इसमें 3 से 10 यूनिट आपकी मोनोसैकराइड की रहती हैं। और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है रेवेनोस, देन सीटेटोस, और इसके बाद में रेफिनोस। ये 3 कार्बोहाइड्रेट जो है ना, ये ओलिगोसैकराइड कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल हैं। इसमें आपका 3 से 10 यूनिट मोनोसैकराइड की जुड़ी हुई रहती हैं। इसके बाद में ओलिगोसैकराइड के बाद में हम आते हैं आपका पॉलीसैकराइड कार्बोहाइड्रेट। पॉलीसैकराइड कार्बोहाइड्रेट में मोटे मोटे तौर पर जिसमें 10 से ज़्यादा यूनिट ग्लाइकोसाइड लिंकेज हैं, उनको हम पॉलीसैकराइड कार्बोहाइड्रेट में लेते हैं। और जिनमें मतलब होमो का मतलब होता है जिसमें एक ही टाइप के शुगर यूनिट्स लगी रहती है, उनको अपन होमो बोलते हैं।
और जिसमें हेट्रो में मतलब जो है कहीं आपका कीटो शुगर आ गई है, कहीं आपकी एल्डो शुगर आ गई है। इस तरह से आपकी जो शुगर की जो यूनिट है वो अगर चेंज हो जाती हैं तो उनको हम हेट्रो पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। अब इसमें हम कुछ इंडिविजुअल एग्जाम्पल आपको देना चाहेंगे। सैकराइड में जो है ना सबसे इम्पॉर्टेंट जो आता है वो है आपका स्टार्च। स्टार्च जो है ना इट इज़ ए पॉलीसैकेराइड प्लस होमोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट, और ये जो है ना इट इज़ द डिपोजिशन ऑफ रिजर्व कार्बोहाइड्रेट इन बॉटनी, इन प्लांट्स में जो है ना आपका ये रिजर्व स्टॉक में जो पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्च। इट कंटेन्स थाउजेंड एंड लैक्स ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स by the glycoside linkage and round up in this way, so it is starch is one। और ये स्टार्च जो है ना हमारे जीवन को बचाती है। हम फूड जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में फूड में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये आपका फूड है। तो इसमें जो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है फूड की, वो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो है आपकी कार्बोहाइड्रेट। और आपको शुरू में हमने बता दिया है कि 1 ग्राम शुगर जो मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो आपको 8 किलो कैलोरी ऑफ हीट प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। तो स्टार्च जो हम रोटी चपाती के रूप में खाते हैं ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डिग्रेड होकर के अल्टीमेटली छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होते होते अल्टीमेटली ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ये एब्जॉर्ब होकर के ब्लड सर्कुलेशन में जाता है और ब्लड सर्कुलेशन के बाद में वो मेटाबॉलिक पाथवे में चला जाता है। उसके बारे में हम आज कोई डिस्कस नहीं करेंगे। भाई इतना मान लीजिए कि पॉलीसैकेराइड में होमोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है स्टार्च। और ये जो स्टार्च है ये आपका बॉटनी का वनस्पतियों में एज ए रिजर्व कार्बोहाइड्रेट के रूप में पाया जाता है, चाहे तो वो सीड्स हो, सीरियल्स हों, इसके बाद में आपका फ्रूट्स हों और आपके ट्यूमर्स हों, जैसे आपका पोटैटो है। इसके और भी आपका जो ट्यूमर्स हैं जो आपके नीचे ज़मीन के नीचे कंद आ जाते हैं उनमें भी रिजर्व स्टॉक में स्टार्च के रूप में होता है। इसके बाद में सेकंड एग्जांपल है दैट इज नोन एज ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज रिजर्व स्टॉक ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन लिविंग ह्यूमन में, एनिमल्स में, मतलब जो लिविंग एनिमल्स हैं, ह्यूमन्स हैं, किंगडम्स हैं, इनमें जो कार्बोहाइड्रेट आपका रिजर्व स्टॉक में होता है, चाहे वो लीवर में हो, चाहे हमारे टिश्यूज़ में हो, चाहे सेल के अंदर हो, वो जो पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है दैट इज नोन एज ग्लाइकोजन। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टार्च एंड ग्लाइकोजन? ग्लाइकोजन जो है वो आपका लिविंग ह्यूमन्स में, वेटनरी एनिमल्स में और अपना ह्यूमन्स में ये रिजर्व आपका स्टॉक है कार्बोहाइड्रेट का इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, व्हाइल स्टार्च इज रिजर्व स्टॉक इन द प्लांट्स, their fruits in the form of tuberous roots, in the form of some other form in the plants. So starch and glycogen. Then next जो आता है वो है आपका cellulose. You know cellulose is one of the most important polysaccharide carbohydrate, पॉलीसैकेराइड होमोकार्बोहाइड्रेट। इसकी इम्पॉर्टेंस आपको हम इस रूप से बताना चाहेंगे कि आपने ये देखा होगा कि सेल्यूलोज हमारे इंटेस्टाइन में कभी पचता नहीं है, इट इज़ नेवर डिग्रेडेड, क्योंकि इसकी सेल्यूलोज की जो लिंकेज है वो आपका β1:4, मतलब पहले एक जो आपका कार्बन एटम है एक ग्लूकोज का और दूसरे का जो कार्बन एटम का 4 कार्बन एटम है, इन दोनों 1,4 कार्बन एटम का जो ग्लाइकोसाइड लिंकेज होता है, इस लिंकेज को
तोड़ने के लिए कोई भी एंजाइम हमारी इंटेस्टाइन में नहीं होता। इसलिए आवर इंटेस्टाइन, आवर डाइजेस्टिव सिस्टम इज 100% अनेबल टू डाइजेस्ट सेलुलोज। सेलुलोज हमारी आंतों में कभी पचता नहीं है। और आपको ये जान कर के आश्चर्य होगा कि जो आपकी नाइट स्वाल है, जो फीकल मैटर है, जो लैट्रिन है, उसको पिग्स खाते हैं, सुअर खाते हैं। क्यों खाते हैं भैया? सुअर को उसमें क्या मिल रहा है, उसमें क्या ऐसा पौष्टिक तत्व है? सुअर की जो अपेंडिक्स होती है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम कैरी करती है। इसलिए जो सेलुलोज हमारी लैट्रिन में बाहर निकल जाता है, जो यूजलेस रहता है, उसको सुअर या वेटनरी एनिमल भी इधर कई बार खा करके उस सेलुलोज को आपका डाइजेस्ट करके उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके उसको यूटिलाइज करता है। ओके। अब दूसरा इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ सेलुलोज ये है कि सेलुलोज में सेलुलोज जो है ना, ये एक तरह का आपका कोलेस्ट्रॉल और लिपिड्स को ये एब्जॉर्ब करता है। क्या? फ्रॉम आवर डाइजेस्टिव सिस्टम इट एब्जॉर्ब्स सेलुलोज, सेलुलोज absorbs cholesterol, it absorbs almost all triglycerides, it absorbs lipids। so अगर ये लिपिड को एब्जॉर्ब करती है तो ऐसे ओबेट पेशेंट, ओबेसिटी जो अधिक मोटे होते हैं पेशेंट, जिनको मतलब कार्डिक प्रॉब्लम रहती है, सेलुलोज उनके लिए वरदान सिद्ध होता है। ठीक है। डायबिटिक पेशेंट के लिए भी, क्योंकि ये ग्लूकोज को भी एब्जॉर्ब करता है, इसलिए पॉलीसैकेराइड सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट जो कि 1,4 आपका ग्लूकोज लिंकेज से रहता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फाइबर है। जब हम लोग ये कई बार ये कहते हैं कि फाइबरस फूड खाया करो यार, भोजन में कुछ फाइबर्स होना चाहिए, और फाइबर में क्या होता है? सेलुलोज होता है। और ये सेलुलोज आपकी जितने चिकनाहट वाले तत्व हैं, लिपिड है, जितना आपका मतलब जो है ना जितना आपका वसा है, ऑयल है, फैट है, इस सब को डिसॉल्व कर, इस सब को एब्जॉर्ब करके बाहर निकाल देती है और आपको बड़ी मुसीबत से बचा लेती है ये सेलुलोज। इसके बाद में आपका फोर्थ एग्जाम्पल आता है डेक्स्ट्रीन। डेक्स्ट्रीन जो है ना, डेक्स्ट्रीन और डेक्स्ट्रॉन, ये भी पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है और ये प्लाज्मा एक्सपांडर है। इसलिए इनका जो उपयोग है वो आपका शॉक में जब पेशेंट होता है तो उसमें दिया जाता है। अपन को डायरिया, डिसेंट्री लगती है तो हम ग्लूकोज का उपयोग करते हैं, ग्लूकोज पिला देते हैं उसको। लेकिन अगर पेशेंट शॉक में चला जाए, पेशेंट जो है ना बस अब भी जाने वाला है, तो ऐसे पेशेंट को हम डेक्स्ट्रॉन जो है ना, डेक्स्ट्रीन, डेक्स्ट्रॉन आपका देते हैं उसमें, तो उससे पेशेंट शॉक से बाहर आ जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका काइटिन और इनुलिन। काइटिन जो है इसकी ज़्यादा क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस नहीं है, लेकिन इनुलिन जो है ना, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होमोग्रुप का। और इनुलिन को इसलिए इम्पॉर्टेंट मानते हैं क्योंकि इनुलिन जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट है जो हमारे शरीर में अगर हम ब्लड के माध्यम से देते हैं तो वो ब्लड में बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं होता है और एज सच किडनी के माध्यम से यूरिन से पास हो जाता है। तो इस तरह से कई बार किडनी फंक्शन को टेस्ट करने के लिए हम इनुलिन टेस्ट करते हैं। इनुलिन टेस्ट जितना मिलीग्राम हमने पेशेंट को दिया है ओरल रूट से या इंजेक्शन रूट से, उतना अगर हमने यूरिन में रिकवर कर लिया है, इट मीन्स योर किडनी फंक्शन, योर रिनल फंक्शन इज़ 100% ओके। और अगर कुछ उसमें रिटेन कर लिया है, किडनी ने मतलब उसको फिल्टर नहीं कर पाई है, तो निश्चित रूप से योर रिनल फंक्शन इज डिप्रेस। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन ऑफ इनुलिन for the kidney function test. So this is all about the carbohydrate. My dear students, हम चाहेंगे कि इसको आप और डिटेल में पढ़ लें और पढ़ने के बाद में आपको जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं कर लीजिए, उसके नोट्स तैयार करिए
और नोट्स तैयार करने के बाद में एक बार हमको या अभिषेक सर को दिखा दीजिए, वो उसको ओके कर देंगे, उसकी तैयारी शुरू करिए। तो टुडेज लेक्चर यू आर मोस्ट वेलकम एंड आई थिंक बैड बिगिन इज हाफ डन। अगर शुरुआत अच्छी होती है तो आधा काम वैसे हो जाता है, ऐसा मान के मैं आज के लेक्चर को यहाँ विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अब इसको अपन